गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमारा टॉपिक्स नेम है फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेसेज। बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़े थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि कोई भी अगर हमारा सिस्टम किसी साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, है ना, यानी कि ये डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू एक अगर साइकिल फॉर्म करता है, तो फिर इसमें नेट वर्क जो ट्रांसफर है वो हमारा इक्वल होता है नेट एनर्जी या नेट हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, है ना। यानी कि इसको साइक्लिक इंटीग्रल जो हमारा डेल क्यू होगा वो हमारा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, यानी नेटवर्क हीट ट्रांसफर रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर टू द सिस्टम। ये हमारा कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। इसके बाद हम लोग जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्दर हम लोग कैलकुलेशन किए थे, तो वहां पर हम लोग का जो इक्वेशन है कि अगर हमारा कोई सिस्टम है और सिस्टम में अगर कोई क्यू उसमें हीट ट्रांसफर है और डब्लू जो है इससे वर्क ट्रांसफर है, तो इसमें जो इक्वेशन बनती है वो क्यू बराबर डेल ई प्लस डब्लू, है ना। ये हमारा जो इक्वेशन है वो बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आती है, जहां पर क्यू क्या है, वो हमारा हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम है, और डेल ई क्या है, यहाँ पर टोटल एनर्जी है। यहाँ पर डेल ई जो ये है रिप्रेजेंट करता है बेसिकली जो एनर्जी है, यानी कि ये एक क्लोज सिस्टम की जैसे कि एग्जांपल हम दिए हैं, वैसे ये इक्वेशन जो है वो हमारा वैलिड होता है फॉर एनी सिस्टम एंड इन एनी प्रोसेस, है ना। चाहे हमारा क्लोज सिस्टम हो या ओपन सिस्टम हो या कोई हमारा रिवर्जिबल प्रोसेस हो या इरिवर्जिबल प्रोसेस हो, ये दोनों के लिए ही हमारा ये इक्वेशन जो है वो वैलिड होता है। तो यहाँ जो ये डेल ई है, यानी कि ये एनर्जी स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ जो गैस है ना। तो ये इसमें जो डिफरेंट एनर्जी है वो है एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और प्लस इंटरनल जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, जितना सिस्टम में हमारा एनर्जी का जो फॉर्म है जो स्टोर्ड होता है उसको हम लोग डेल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और डब्लू क्या है, वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम है ना। तो ये इक्वेशन जो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारा बेस्ड होता है किसके ऊपर, तो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, है ना। यानी कि ये एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये हम लोग कुछ बेसिक आइडिया जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इसका जो डिटेल्स है वो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। आज हम लोग इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज जो है हम लोग किसी फ्लो प्रोसेस के लिए करेंगे। फ्लो प्रोसेस कहने का मतलब हो गया कि जितना भी हमारे पास प्रैक्टिकल डिवाइस है उसमें जो मतलब डिवाइस में कहीं ना कहीं जो वर्किंग फ्लूइड है उसमें मास का भी फ्लो होता है और एनर्जी का भी फ्लो होता है, यानी ऐसे बोले तो हमारा ओपन सिस्टम की तरह वर्क करता है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जैसे हमारा टरबाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, है ना, नोजल हो गया। तो ये सब कई ऐसा डिवाइस है जिसमें जो हमारा वर्किंग होता है, जिसमें मास का क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि वो मास सिस्टम में इन करता है और फिर वहां पर अपना एक्टिविटी करके और फिर वो सिस्टम से बाहर आता है। तो यहाँ पर भी हम इसी फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम यहाँ पर अप्लाइड करना है इस फ्लो प्रोसेस के ऊपर। तो जैसे कि इसमें हम लोग कोई भी एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कि हमारा ये एक क्या है, ये एक टरबाइन है, ये एक क्या है, टरबाइन है ना। और यहाँ पर इसका इनलेट सेक्शन है और यहाँ पर इसका एग्जिट सेक्शन है।
ठीक है, ये हमारा इनलेट है और ये हमारा आउटलेट है, और यहाँ पर ये हमारा शाफ्ट है। जैसे टरबाइन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि टरबाइन में क्या होता है कि जो स्टीम है, अगर ये स्टीम टरबाइन है तो यहाँ पर स्टीम जो है इसके पास काफी हीटेड एनर्जी होता है, और ये स्टीम टरबाइन में एंट्री करता है, और यहाँ पर उसकी इंथैल्पी ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप, ये सब होने के बाद और वो स्टीम फिर फाइनली यहाँ से एग्जिट कर जाता है ना। और इसी दौरान हम लोग को यहाँ पर सॉफ्ट वर्क मिलती है। ठीक है, तो ये स्टीम अपना एनर्जी को टरबाइन के अंदर क्या करता है, लॉस करता है, और वो एनर्जी हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, सॉफ्ट वर्क में, है ना। और फिर वो अब बाकी जो स्टीम है वो यहाँ से आउटलेट से बाहर आ जाती है ना। तो अब यहाँ पर ये है कि इसमें अब हम लोग स्टडी कैसे करेंगे, हम लोग को यहाँ फर्स्ट लॉ को क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है ना। अगर हम जैसे इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर अगर डेल एनर्जी की पुट करें तो Q बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी अब प्लस हमारा वर्क, ये हमारा टोटल एनर्जी प्लस वर्क है। तो इस इक्वेशन का यूज जो है, यानी कि इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज हमें इस फ्लो प्रोसेस के लिए करना है। तो अब यहाँ पर जैसे ये भी स्टीम क्या है, एक तरह का फ्लूइड है ना। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं कि जो फ्लूइड का स्टडी करने का जो तरीका होता है वो दो तरीका होता है, एक लैग्रेंजियन मेथड होता है, एक यूलर्स मेथड होता है। तो लैग्रेंजियन मेथड बेसिकली हम लोग एक किसी जो फ्लूइड का किसी एक पार्टिकल के ऊपर हमारा अटेंशन होता है, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो, जैसे कि यहाँ पर स्टीम आ रही है ना, तो ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करता है कि कोई भी एक स्टीम का पार्टिकल्स जो यहाँ पर इसकी क्या एनर्जी इंथैल्पी क्या है ना, वो सब देखता है। और वो थ्रू आउट जो है, ये जब तक ये टरबाइन में जाएगा और टरबाइन से निकलेगा, उसका फोकस जो है सिर्फ इस एक पार्टिकल के ऊपर ही होता है ना। तो इस ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि किसी एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करना काफी मुश्किल होता है ना। तो हम लोग यूलर्स मेथड्स में क्या करते हैं कि किसी एक सेक्शन को चूज करते हैं और देखते हैं कि उस सेक्शन से पास होने वाला जितना भी स्ट्रीम लाइंस है फ्लूइड का, है ना, और फिर जहां हमारा आउटलेट होता है वहां पर जो हमारा स्ट्रीम लाइंस है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन पे होता है जो ऑब्जर्वर का, और वो सिर्फ ये एक्टिविटी चेक करता है कि यहाँ से जितने भी पास होने वाला स्ट्रीम लाइंस है वो उसकी क्या एनर्जी है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ उस पे फोकस रहती है। तो यूलर्स मेथड ज्यादा इफेक्टिव होता है फ्लूइड स्टडी करने के लिए। तो यहाँ भी क्या होगा कि सेम एक प्रोसेस है कि अगर हम किसी स्टीम के किसी पार्टिकल्स को देखेंगे तो वो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमें टरबाइन पर स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को एक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक डॉटेड लाइन से, यानी कि एक वॉल्यूम को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर एक सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हम अपना जो फोकस है ऑब्जर्वर का वो इसके ऊपर ही रखना चाहते हैं, और इसके बारे में चूंकि हमको स्टडी करना है तो हम इसको क्या करते हैं, एक सर्टेन सरफेस से इसको जो हाइपोथेटिकल सरफेस, हाइपोथेटिकल मतलब ये हो गया कि ये सरफेस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, लेकिन हम अपने मन में एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक क्या है, सरफेस से हम इस पूरे टरबाइन को हम मतलब घेर लिए है ना। तो इस सरफेस को हम लोग कहते हैं कंट्रोल सरफेस, इसको कहा जाता है कंट्रोल सरफेस। ठीक है, और इस सरफेस के अंदर जो हमारा बाइंडेड वॉल्यूम है ना, उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि कंट्रोल सरफेस के इनसाइड में जो भी हमारा वॉल्यूम है वो हमारा क्या हो गया, कंट्रोल
वॉल्यूम हो गया। तो अब इस सरफेस का शेप, साइज, पोजीशन, ओरिएंटेशन ये हाइपोथेटिकल है, ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो है उसके अनुसार से ये चेंज भी होता है, ये कोई एक फिक्स सरफेस नहीं है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम स्टडी करने जाते हैं तो हमारा जो इस पर इंटेंशन होता है कि वो हम देखते हैं कि ऐसा क्या क्या चीज है जो हमारा इस कंट्रोल सरफेस को पार कर रहा है। हम लोग सिर्फ यहाँ बाउंड्री के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या क्या है जो इसको पार कर रहा है या क्रॉस कर रहा है ना। तो जैसे कि हम यहाँ टरबाइन का एग्जांपल लिए हैं। टरबाइन एक हमारा ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम में हम जानते हैं कि इसमें एनर्जी और प्लस मास दोनों का क्या होता है, फ्लो होता है। मतलब इसमें जो स्टीम जा रहा है उसका कोई कुछ ना कुछ मास है, और वो एक मास फ्लो के रूप में एंट्री ले रहा है, और यहाँ से एक मास फ्लो के रूप में वो बाहर भी जा रहा है। तो जो स्टीम है उसके पास मास के साथ साथ उसके पास एनर्जी भी है, और वो एनर्जी भी इस कंट्रोल सरफेस को क्रॉस कर रहा है, और यहाँ से भी ये कंट्रोल सरफेस को क्रॉस करके बाहर जा रहा है। तो अब हमें जो यहाँ पर, चूंकि हम फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे हैं, और फर्स्ट लॉ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो सबसे, तो ये तो जब हमारा ओपन सिस्टम होता है, या मान लेते हैं कि जो क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में तो मास का, क्लोज सिस्टम में नो मास फ्लो, इसमें तो मास फ्लो नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। तो इसमें सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को ही बैलेंस करते हैं। लेकिन ओपन सिस्टम में एनर्जी और मास दोनों फ्लो हो रहा है, तो दोनों को हमें बैलेंस करना होगा। ठीक है। तो इसमें हमको मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमें एनर्जी और मास दोनों को बैलेंस करना है। इसके बाद यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि जो फ्लूइड है, हम जानते हैं कि फ्लूइड के पास कई तरह का प्रॉपर्टीज होता है ना। तो जब फ्लूइड हमारा ट्रैवल करता है, और जब ये हमारा कंट्रोल सरफेस को पार करता है, तो यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि अब हमारा सिर्फ अटेंशन क्या है, इस कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर है ना। तो फ्लूइड जो है वो अपना स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ, स्पेस कोऑर्डिनेट कहने का मतलब ये हो गया कि एक्स वाई जेड टाइम, है ना, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग एनर्जी और मास को ही देखेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं एनर्जी का स्पेस कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड या टाइम के साथ क्या होता है, वेरिएशन होता है। टाइम का वेरिएशन कहने का मतलब है कि अभी स्टीम का फ्लो रेट, अभी हम अगर देख रहे हैं तो कुछ और है, और कुछ समय बाद अगर हम लोग देख रहे हैं तो स्टीम का वेरिएशन मतलब फ्लो रेट जो है यहाँ पर कुछ और हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्टीम का फ्लो समय के साथ अगर वो चेंज करेगा, है ना, कभी कुछ रेट रहेगा फ्लो का, कभी कुछ रहेगा, तो वो एक तरह का अनस्टेडी फ्लो होता है ना। वो एक क्या है, अनस्टेडी फ्लो। तो अनस्टेडी फ्लो को फिर हमें स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और जनरली जो हमारे पास जो प्रैक्टिकल डिवाइस है वो एक सर्टेन टाइम के लिए अनस्टेडी होता है, लेकिन फिर वो एक एसटीडी फ्लो में आ जाता है। तो यहाँ पर एसटीडी फ्लो का मतलब क्या हो गया, एसटीडी फ्लो हम लोग कहते हैं कि अगर हमारा जो स्टीम या फ्लूइड जो भी इस हमारा डिवाइस के अंदर से जो पास कर रहा है, अगर उसका एनर्जी, एनर्जी एंड मास, ये दोनों अगर टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है एनर्जी और मास, ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, मतलब ये कंट्रोल सरफेस के अंदर जो इसका एंट्री या एग्जिट है, ये समय के साथ ये फिक्स्ड है, तो ऐसा फ्लो हमारा कहलाता है एसटीडी फ्लो, है ना। तो हम यहाँ पर एसटीडी फ्लो के बारे में ही बात करेंगे, है ना। एसटीडी फ्लो में जो ये फिक्स हो गया, यहाँ पर टाइम के साथ ये वेरी नहीं करेगा, इसका रेट ऑफ फ्लो जो है वो, यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रेट ऑफ फ्लो इसमें कांस्टेंट
रहता है, किसमें? एसटीडी फ्लो में। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे ये हमारा क्या है, एक कंट्रोल वॉल्यूम है ना। इसको हम लोग फर्दर एक यहाँ पर फिगर बनाएंगे। जैसे कि सपोज ये हमारा क्या है, कोई एक एसटीडी फ्लो डिवाइस है। ये हमारा क्या है, एसटीडी फ्लो डिवाइस। जहां भी एसटीडी लग गया मतलब हो गया कि टाइम के साथ उसकी वेरिएशन जीरो है, वो फ्लो उसका कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर फ्लो हमारा जो है वो इन कर रहा है ना। और यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से फ्लो हमारा आउट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद ये एक कोई हमारा शाफ्ट है ना। ये हमारा शाफ्ट है। तो अभी हमारा ये एसटीडी फ्लो डिवाइस है। तो अगर हम इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो इसको हम लोग एक इमेजिनरी कंट्रोल सरफेस से क्या करेंगे, इसको हम घेर लेंगे, है ना। तो ये हमारा कंट्रोल सरफेस हो गया, ये हमारा कंट्रोल सरफेस हो गया। और इसके अंदर का वॉल्यूम हमारा कहलाता है कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब जिस पर ऑब्जर्वर का फोकस है ना। तो ये हमारा इसके अंदर का वॉल्यूम कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन मान लेते हैं, ये कोई वन सेक्शन है जो इनलेट का है। और यहाँ पर एग्जिट का हम लोग कोई सेक्शन टू मान लेते हैं। और ये शाफ्ट वर्क है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मास को बैलेंस करना है। क्योंकि जितना फ्लूइड इसके अंदर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जाएगा, है ना, उतना ही अमाउंट में ये क्या होगा, कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर भी जाएगा, है ना। क्योंकि अगर अगर इसका मास का वेरिएशन होगा तो इसमें दो केस हो सकता है। अगर ज्यादा मास जा रहा है और कम मास निकल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि इस डिवाइस के अंदर मास का एक्युमुलेशन हो रहा है, यानी जमा हो रहा है ना। या फिर कम मास आ रहा है, ज्यादा मास निकल रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर का जो स्टोर्ड मास है वो बाहर जा निकल रहा है, ये अंदर खाली हो रहा है। लेकिन इन जनरल केस जो हमारा मास है, जितना मास एंट्री करता है उतना ही मास जो है यहाँ पर बाहर भी आता है। तो जो हमारा मास है वो m1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर m2, है ना। यानी कि A1 V1 बाय A1 V1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 बराबर हो जाएगा A2 V2 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम 2। यहाँ पर A1 क्या है, तो A1 A2 जो है, यहाँ पर A1 A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एट इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है। उसके बाद V1 V2 क्या है, यहाँ पर V1 V2 जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड यानी स्टीम। ठीक है। अगर कोई टरबाइन है, स्टीम है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग मान लेते हैं कि U1 और U2 इसका क्या है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एट इनलेट एंड आउटलेट। उसी तरह जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई एक रेफरेंस, ये हमारा कोई एक ग्राउंड है। तो यहाँ से इसका हाइट जो है हम लोग मान लेते हैं कि ये Z1 हाइट पे है इनलेट, और Z2 हाइट पे है आउटलेट, है ना। तो Z1 और Z2 क्या है, एलिवेशन है। ठीक है। एलिवेशन एभव एभव एंड आर्बिट्ररी डेटम, यानी डेटम हाइट है, कोई एक रेफरेंस से इसका हाइट है ना। इसमें dQ/dt, है ना, इसको हम लोग कहते हैं नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है। जैसे हम लोग मानते हैं कि इसके अंदर कंट्रोल सरफेस से कुछ हीट ट्रांसफर है, यहाँ पर dQ/dt, है ना। तो
नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द कंट्रोल सरफेस, थ्रू द कंट्रोल सरफेस, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर dW/dt, है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये नेट रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर थ्रू द कंट्रोल सरफेस, थ्रू द कंट्रोल कंट्रोल सरफेस, है ना। इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड में आएगा, ये भी जूल पर सेकेंड, क्योंकि टाइम के साथ है। तो ये हमारा हो गया। तो हम तो यहाँ पर क्या कर लिए, एक तो यहाँ पर मास को हम लोग यहाँ पर, ये हमारा मास बैलेंस है, ये हमारा क्या है, मास बैलेंस है। तो ये तो मास को हम लोग क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। अब हमें क्या करना है, एनर्जी बैलेंस करना है ना। तो एक चीज यहाँ देख लेते हैं कि जो वर्क होता है यहाँ पर, वर्क ट्रांसफर दो तरह का होता है, एक हमारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा फ्लो वर्क होता है। एक एक्सटर्नल वर्क और एक फ्लो वर्क। तो एक्सटर्नल वर्क क्या है, तो एक्सटर्नल वर्क जो है कोई भी हम लोग बाहरी चीज, जैसे कि कोई सैफ्ट वर्क, इसमें क्या क्या आ जाता है, कोई सैफ्ट वर्क आता है, या कोई इलेक्ट्रिकल वर्क है वो आ जाता है ना। और फ्लो वर्क जो होता है, ये एक बेसिकली हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय द फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड के द्वारा डिस्प्लेसमेंट वर्क किया जाता है उसी को हम लोग फ्लो वर्क कहते हैं। और एक्सटर्नल वर्क जो हमारा कोई सॉफ्ट या इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ना, वो हमारा एक एक्सटर्नल वर्क हो गया। तो अगर सपोज कि यहाँ पर हमको नेटवर्क ट्रांसफर अगर हम लोग दे रहे हैं, तो कोई हमारा W(x), अगर कोई हमारा W(x) एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर है ना, और प्रेशर वॉल्यूम P, इसका प्रेशर भी वॉल्यूम है, तो यहाँ पर जो नेटवर्क ट्रांसफर क्या होगा, नेटवर्क ट्रांसफर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, W का मान जो होगा वो, इसको हम लोग W(x) बोलते हैं। तो इसमें फ्लो वर्क जो है यहाँ पर इनलेट में, यहाँ पर इन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग मान लें कि कोई हमारा यहाँ पर dW(x/dt), ये हमारा कोई एक्सटर्नल वर्क ट्रांसफर है। तो W(x) माइनस हो जाएगा यहाँ पर P1 V1 और कोई DM1, है ना, मास का, यहाँ पर जो मास होगा वो, और इंटू P इंटू V, ये यहाँ का फ्लो वर्क हो गया। तो ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये सिस्टम के अंदर जा रहा है ना, तो इसीलिए इसका साइन माइनस लिए। और W(x) हमारा सिस्टम से बाहर निकल रहा है, इसीलिए उसको प्लस लिए। और 2 पॉइंट पर फ्लो वर्क अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हो जाएगा P2 V2 DM2। तो ये हो जाएगा हमारा नेटवर्क ट्रांसफर टू द एसटीडी फ्लो डिवाइस जो है ना। तो अब हमको यहाँ पर हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पर एनर्जी को हम बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस एसटीडी फ्लो डिवाइस में एनर्जी को बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है इसके पास, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा एंट्री पॉइंट या सिस्टम के अंदर जो हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर क्या क्या आ रहा है और वो क्या क्या और बाहर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार से, कि जो भी चीज इसके अंदर आएगा और जो भी चीज इसके बाहर जाएगा वो नेट दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, तो जितना एनर्जी इसके अंदर आ रहा है उतना ही ये एनर्जी बाहर भी जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब नेट एनर्जी यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर इसके पास, फ्लूइड के पास क्या क्या एनर्जी है, एक तो हमारा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, कि इसके पास जब फ्लूइड हमारा एसटीडी फ्लो डिवाइस में जब एंट्री ले रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, वेलोसिटी होगा। अगर वेलोसिटी है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है।
उसके बाद उसके बाद यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो हमारा किसी आर्बिट्रेरी डेटम से कुछ हाइट पे है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। प्लस में क्या होगा कि इसके अंदर फ्लूइड का अपना मॉलिक्यूलर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं, वो होगा। और प्लस में इसके पास जो है यहाँ पर फ्लो फ्लो वर्क जो करेगा एंट्री पॉइंट पर, वो एक फ्लो वर्क होगा। प्लस में एक यहाँ पर क्या है कि हमारा हीट का इनपुट है ना। कोई भी बाहरी इफेक्ट से जो हम देख रहे हैं कि एक कंट्रोल सरफेस को कोई एक हीट जो है वो इनपुट कर रहा है ना, तो एक हीट इनपुट हो जाएगा। तो नेट एनर्जी अगर हम लोग इनलेट पे देखें तो क्या क्या हुआ। नेट एनर्जी यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एम, एम के ऊपर डॉट देते हैं, ये हमारा मास फ्लो रेट है। ये हमारा क्या है, मास फ्लो रेट। इसका मतलब ये हो गया कि डी एम बाय डी टी, यानी कि इसका यूनिट जो हो जाएगा केजी पर सेकेंड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई मास हमारा कांस्टेंट नहीं है। एक मास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि जिसको हम केजी में बताएंगे, है ना। ये मास लगातार फ्लो कर रहा है, तो इसीलिए जो फ्लोइंग मास होता है तो उसको हम लोग केजी पर सेकेंड में लेते हैं। ये एम डॉट हम दिए हैं। तो इसके पास हमारा क्या है, तो एट एंट्री पर तो यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी एट इनलेट बराबर हो जाएगा एनर्जी एट आउटलेट, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके पास है क्या, एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्लस एम जी जेड वन, ये V1 कर देते हैं। तो यहाँ पर mg z1 ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर m1 कर देते हैं ना, यहाँ पर m1 हो गया, m1 हो गया, m1 g z1, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। प्लस इसका इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी U है, प्लस इसका जो हमारा फ्लो वर्क है ना, m1 यहाँ पर सब में m1 हो जाएगा इंटू P1 V1, है ना। ये टोटल, और प्लस में एंट्री पॉइंट पर dq बाय dt, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ये है। तो ये सब हमारा एंट्री हो गया जो कंट्रोल वॉल्यूम के थ्रू उसके अंदर जा रहा है ना। बराबर हो जाएगा एनर्जी एट आउटलेट, जो हमारा सेक्शन नंबर 2 पे है, ये जो बाहर जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, आ, ये हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर बाय 2 प्लस m2 g z2 प्लस m2 u2 प्लस m2 p2 v2 प्लस dw(x) एक्सटर्नल वर्क है। यहाँ पर w क्या है, ये wx एक्सटर्नल वर्क है, या dt, है ना। तो ये हो गया। इसको हम लोग अगर यहाँ से m1 कॉमन ले लें, m1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ, ये हो जाएगा m1 कॉमन आ गया, v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस g z1 प्लस u1 प्लस p1 v1, है ना। इसमें से हम लोग कॉमन ले लिए, प्लस dq/dt बराबर, यहाँ से m2 कॉमन ले लेंगे तो v2 स्क्वायर बाय 2 प्लस g z2 प्लस u2 प्लस p2 v2, है ना, प्लस यहाँ पर dw(x/dt, है ना। तो यहाँ पर ये होगा क्या कि इसको हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं
थ्रू आउट यहाँ पर m1 क्या कर लेते हैं, कॉमन लेंगे। तो m क्या है यहाँ पर, m मतलब हो गया कि dm बाय dt। इसका मतलब क्या हो गया, dm बाय dt। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन लेंगे, अच्छा उसके बाद U1 और P1 प्लस V1, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क। इसको कहा जाता है इंथैल्पी, है ना, स्पेसिफिक इंथैल्पी H1। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा V1² बाय 2 प्लस GZ1 प्लस H1, है ना। और इसको भी अगर हम लोग M1 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से अगर हम लोग M1 को कॉमन ले लेंगे तो प्लस में हो जाएगा dq/dt, है ना, इंटू हो जाएगा dt/dm। ठीक है, ये ओवरऑल का ये हमारा M1 हो गया। ये बराबर हो जाएगा M2, अगर हम लोग यहाँ से कॉमन लेते हैं तो V2² बाय 2 प्लस GZ2 प्लस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंथैल्पी H2 हो जाएगा, और प्लस dWx/dt, और इंटू M2 होगा ना। तो M2 कहने का मतलब हो गया कि ये भी तो फ्लो रेट है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो M2 मतलब dm/dt। तो ये dt ऊपर चल जाएगा और dm नीचे आ जाएगा, है ना। तो मास कंजर्वेशन से M1 फ्लो रेट और M2 फ्लो रेट तो बराबर है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा H1 प्लस V1² बाय 2 प्लस GZ1 प्लस dq/dm बराबर हो जाएगा H2 प्लस V2² बाय 2 प्लस GZ2 और प्लस dWx/dm। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये टोटल एनर्जी, यानी कि ये हमारा हो गया टोटल एनर्जी एट इनलेट। ये हमारा टोटल इनलेट पे हो गया और बराबर हो जाएगा ये टोटल हमारा आउटलेट पे, है ना। इसका जो हम यहाँ पर यूनिट देखेंगे तो ये हमारा यूनिट आ जाएगा फ्लो पर यूनिट मास में। ये किस में आ जाएगा, फ्लो पर यूनिट मास। यानी कि इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें कि इस टोटल एनर्जी का यूनिट जो है वो जूल पर केजी, जूल पर केजी में इसका यूनिट आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमारा क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, शॉर्ट में SFEE, है ना। ये जो हमको अभी इक्वेशन आया है H1 प्लस V1² बाय 2 प्लस GZ1 प्लस dq/dm बराबर H2 प्लस V2² बाय 2 प्लस GZ2 प्लस dWx/dm, इसको क्या कहा जाता है, एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस, है ना। और जब भी हमारा जहां भी जो मुझसे कोई भी ऐसा डिवाइस जो ओपन सिस्टम में हमारा वर्क कर रहा है, कहने का मतलब कि उसमें मास और एनर्जी दोनों की फ्लो हो रही है, वहां पर हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, है ना। इस एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की मदद से हम वहां पर क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये काफी हमारा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, जहाँ पर हम एप्लीकेशन करते हैं। और हमारा प्रैक्टिकल में टरबाइन, कंप्रेसर, है ना, नोजल, डिफ्यूजर, थ्रोटल, कई सारे ऐसे डिवाइस है जो सब के सब क्या है, ओपन सिस्टम पे काम करता है। और सब के जगह हम कैलकुलेशन करने के लिए ये हमारा क्या है, एक जनरल इक्वेशन है, एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और जिसका हम इस्तेमाल करके हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक दो एग्जांपल लेंगे। सपोज कि जैसे हमको कोई एक नोजल है या डिफ्यूजर है, इसमें हमको क्या करना है,
इस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करके हमको सॉल्व करना है। जैसे कि हम लोग नोजल के बारे में जानते हैं कि नोजल एक क्या है, एक डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन का एक डिवाइस है ना। और ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी फ्लूइड हो के पास एनर्जी है, यानी प्रेशर एनर्जी या जो कुछ भी इसके पास टोटल एनर्जी है, उसको ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ना। तो ऐसा डिवाइस जो फ्लूइड के टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोजल कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, नोजल हो गया, जिसमें इसका बनावट है कि एक डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन होता है ना। तो ये एक नोजल हो गया। इसके बाद जो है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर क्या है, तो डिफ्यूजर जब ये फ्लूइड आगे जाएगा, यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये डिफ्यूजर क्या करता है, उसके काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करके उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजर। डिफ्यूजर का जो इंट्री सेक्शन है वो स्मॉल होता है और एग्जिट सेक्शन लार्ज होता है। कहने का मतलब ये इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल डिवाइस होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है ना। तो अब इसमें हम लोग, इसमें भी जैसे फ्लूइड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना। लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि अभी जो हम लोग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जैसे लाए हैं, है ना, वो किसी एक स्ट्रीम लाइंस के लिए है। स्ट्रीम लाइंस जैसे फ्लूइड हमारा यहाँ पर इससे एंट्री किया, तो कोई फ्लूइड का फ्लो में एक स्ट्रीम लाइंस है, और वो उस स्ट्रीम लाइंस के ऊपर क्या होगा, ये वैलिड होगा, है ना। इसके बाद जो है यहाँ नोजल और डिफ्यूजर की बात कर रहे थे। तो अभी इसमें अगर नोजल की बात करें तो यहाँ इसका एंट्री सेक्शन है, यहाँ इसका एग्जिट सेक्शन है, ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अगर इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा h1 + v1² / 2 + gz1 +dq/dm, है ना। ये बराबर हो जाएगा h2 + v2² / 2 + gz2 + dwx/dm। तो यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग देखेंगे कि देखो नोजल यहाँ पर क्या है कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन 1 और 2 है, अगर हम लोग को एक ऐसा रेफरेंस माने, तो ऑलमोस्ट दोनों का जो Z1 और Z2 का हाइट है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। यानी कि Z1 और Z2 नोजल के केस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा ये GZ1 और GZ2 ये दोनों ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ, हीट एनर्जी यहाँ पर dq/dm। तो है क्या कि जनरली ये नोजल जो होता है वो हमारा इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड होने कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी बाहर से किसी भी प्रकार का हीट सप्लाई इसके अंदर नहीं हो रहा है। जैसे इसको अगर हम लोग यहाँ पर एक कंट्रोल सरफेस से अगर इसको हम लोग घेर दें, तो हम देख रहे हैं कि कंट्रोल सरफेस के अंदर कोई भी बाहरी हीट का सप्लाई क्या है, नहीं है। और न ही इस कंट्रोल सरफेस के बाहर कोई वर्क का सप्लाई है। कहने का मतलब इस नोजल में सिर्फ क्या हो रहा है, इस नोजल में सिर्फ क्या हो रहा है कि इसमें फ्लूइड आ रहा है, और जब ये नोजल में एंट्री लिया तो ये अपना इसके पास कुछ टोटल एनर्जी था, और जब वो यहाँ से एग्जिट हुआ तो इसका टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। मतलब सिर्फ यहाँ पर इसकी एनर्जी का कन्वर्सन हुआ है। इसके पास जो भी पहले से प्रेशर एनर्जी है वो सब इसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो सिर्फ यहाँ एनर्जी कन्वर्ट होके जा रहा है, बाकी न तो यहाँ से हमको कोई वर्क मिल रहा है, और न ही हम इसके अंदर कोई भी बाहरी हीट का कोई सप्लाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि dq/dm इसमें क्या होता है, 0 होता है, और dwx/dm भी ये हमारा 0 है। ना तो कोई वर्क मिल रहा है, ना हीट सप्लाई हो रहा है ना। तो इसके बाद जो है अब हमारा इक्वेशन क्या बच जाता है, तो ये बच जाता है h1 + v1² / 2 बराबर हो जाएगा h2 + v2² / 2।
अब हम लोग जब V1 और V2 को कंपैरिजन करते हैं तो इनलेट पर वेलोसिटी कम होगा और आउटलेट पे, क्योंकि यहाँ पर सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गया है, तो मतलब यहाँ पर फ्लूइड का जो वेलोसिटी होगा वो काफी हाई होगा 2 पॉइंट पे। तो जनरली हम देखते हैं नोजल केस में V2 जो है काफी लार्जर देन V1 होता है, यानी कि फ्लूइड यहाँ बहुत ही स्लो रेट से आया, इसका वेलोसिटी बहुत कम है, लेकिन जब ये नोजल से पास किया तो इसकी वेलोसिटी इसकी तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गई। तो दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर V1 को हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। हालांकि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है ना, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है, बट इतनी कम होती है इसकी तुलना में कि हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी इसको हम लोग जीरो एज्यूम कर लेते हैं। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2, यानी कि V2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू H1 - H2। ठीक है, तो ये हमारा नोजल में पूछेगा कि अगर एंट्री पॉइंट पर इंथाल्पी अगर H1 का वैल्यू कुछ है ना, और यहाँ पर इंथाल्पी का वैल्यू H2 है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी यानी V2 का वैल्यू कितना होगा, यानी एग्जिट पॉइंट पर कितना वेलोसिटी होगा। तो V2 बराबर हो जाएगा √2 इंटू H1 - H2। लेकिन एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हम लोग लगाते वक्त, जैसे कि यहाँ पर हम लोग जनरली यूनिट जो लेते हैं H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस DQ/DM, ये जो है ये सब हमारा किलो जूल पर केजी है ना। किलो जूल जनरली इंथैल्पी भी किलो जूल पर में दिया रहता है, किलो जूल पर केजी, ये भी किलो जूल पर केजी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग किलो जूल पर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो V1 स्क्वायर बाय यहाँ पर 1000, यहाँ नीचे हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम ध्यान रखेंगे, यहाँ पर यूनिट में यहाँ काफी लोग गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि यहाँ पर H1 जो है, क्योंकि जनरली केस में जो है ये यूनिट किलो जूल पर केजी में ही रहता है, तो इसलिए यहाँ पर H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2000 प्लस GZ1 प्लस DQ/DM। तो नोजल केस में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो H1 बराबर H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2000, यहाँ पर 2000 लेंगे तो V2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2 इंटू H1 - H2, है ना। अब इसका यूनिट हमारा क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा, वेलोसिटी का यूनिट, है ना। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि यही वाला फॉर्मूला जो है याद करके रखो, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर जब हम यूनिट सेम करने आएंगे तो यहाँ 2 नहीं 2000 होगा, है ना। तो इससे हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो V2 बराबर हो जाएगा 2000 इंटू H1 - H2, है ना। ये हम लोग तब यूज करेंगे जब H1 और H2 हमारा जूल पर केजी में हो, ठीक है। और ये वाला हम तब यूज करेंगे जब हमारा H1 और H2 जो है किलो जूल पर केजी में, ठीक है। ये फॉर्मूला इसके लिए किलो जूल पर केजी के लिए, और ये फॉर्मूला जो है जूल पर केजी के लिए, तो ये ध्यान रखना है यहाँ। तो इस तरह से हम लोग नोजल का, सिमिलरली डिफ्यूजर का सेम सेम प्रोसेस है, इसके थ्रू हम लोग डिफ्यूजर का भी सॉल्व करते हैं। अब अगर हम लोग थ्रोटलिंग की बात करें, जैसे थ्रोटलिंग डिवाइस, तो थ्रोटलिंग डिवाइस क्या है, तो थ्रोटलिंग डिवाइस एक है कि आ, यहाँ पर एक थ्रोटल डिवाइस लगा हो। थ्रोटल डिवाइस एक वेरी स्मॉल ओपनिंग होता है ना। हम लोग ये बहुत ही स्मॉल ओपनिंग होता है, तो यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में फ्लूइड आ रहा है ना, और इसको वेरी स्मॉल पासेज यहाँ से मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो टोटल प्रेशर है वो यहाँ पर ड्रॉप करता है ना। तो इसमें टोटल प्रेशर ड्रॉप करता है, तो जो हमारा इक्वेशन है H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस DQ/DM बराबर H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस DW/DM। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये
एकदम स्मॉल पासेज है, तो ये इंट्री है, ये एग्जिट है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आने आते आते ही ये एक तरह का स्टेबल कंडीशन लेगा, क्योंकि इधर उसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है। दोनों का अगर हमारा हाइट हम 1 और 2 का देख रहे हैं आर्बिट्ररी से सेम है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 पर भी जो निकलेगा फ्लूइड वो इतना स्मॉल पासेज है कि उसका ऑलमोस्ट जो एनर्जी है वो यहाँ मतलब ड्रॉप करता है, पूरा प्रेशर ड्रॉप करता है, काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप करता है, तो V2 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें ना तो हमको कोई देख रहे हैं कि कोई भी बाहरी यहाँ से हीट सप्लाई इसके अंदर नहीं आ रहा है, और न ही इससे हमको कोई वर्क मिल रहा है। तो ये भी हमको क्या होगा, ये दोनों भी जीरो हो जाएगा, यानी कि H1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर H2। यानी कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में जो इंथाल्पी होता है वो इंथाल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इंथाल्पी जो है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये चीज काफी ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस के लिए इंथाल्पी कांस्टेंट होता है ना। अगर हम लोग जैसे कि कोई टरबाइन के का एग्जाम्पल लें, है ना, तो टरबाइन का एग्जाम्पल लें तो ये हमारा टरबाइन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम इसको कंट्रोल सरफेस मानेंगे। यहाँ पर एक उसका इनलेट है जहाँ से स्टीम इन कर रहा है, और यहाँ पर एक एग्जिट है जहाँ से स्टीम आउट हो रहा है, इन हो रहा है। और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, साफ्ट वर्क मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर हमको एक्सटर्नल वर्क जो है वो हमको मिल रहा है ना। तो इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगा, वही H1 + V1² 2 + GZ1 + dQ/dm बराबर H2 + V2² 2 + GZ2 + dWx/dm। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, जिस वेलोसिटी के साथ ये एंट्री ले रहा है वही वेलोसिटी के साथ ये बाहर भी जाएगा। इसमें V1 और V2 बराबर होता है, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग आर्बिट्ररी हाइट देखते हैं तो टरबाइन का हाइट ऑलमोस्ट इंट्री और एग्जिस्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम हाइट पे होता है, मतलब दोनों का डिफरेंस काफी नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो इसमें जनरली हम क्या करते हैं, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम है इनलेट पे और आउटलेट पे, दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, है ना। इसके बाद क्या है कि जनरली टरबाइन जो है ये हमारा क्या है, इंसुलेटेड है ना। तो इंसुलेटेड है, आडियाबेटिकली ये पूरा इंसुलेट है, कोई बाहरी हीट इसके अंदर नहीं आ रहा है, नहीं इसका हीट बाहर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर dQ/dm भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन हमको यहाँ पर क्या है, सॉफ्ट वर्क तो मिल रहा है, आउटपुट, क्योंकि ये स्टीम गया, स्टीम अपना एनर्जी लेके गया अंदर, उसका एक्सपेंशन हुआ और वो स्टीम अपना एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया, यहाँ हमको सॉफ्ट वर्क मिला। तो यहाँ पर dWx/dm एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर अब इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बन गया, H1 बराबर हो गया H2 + dWx/dm, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर dWx/dm बराबर हो जाएगा H1 - H2, है ना। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसको अगर हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो Wx जो हमको यहाँ पर सॉफ्ट वर्क मिलेगा वो हमको मिलेगा मास H1 + H2, जो हमारा यहाँ पर जो टरबाइन वर्क है, यानी Wx मतलब क्या हो गया, जो हमको टरबाइन वर्क है वो टरबाइन वर्क कितना मिलेगा, तो m × H1 + H2, सॉरी H1 - H2, सॉरी यहाँ गलत हो गया। Wx बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, Wx बराबर हो जाएगा, नहीं नहीं ठीक ही था, m × H1 - H2, ये हमको क्या मिल गया, यहाँ से टरबाइन वर्क हमको मिल गया। तो इस तरह से हम एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को लगाते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा टर्म सेम आ रहा है, उसको हम पहले कैंसिल करके हटा लेते हैं। उसके बाद जो हमको रिड्यूस होके बचता है उससे हम अपनी जो वर्क है या एनर्जी है उसकी हम यहाँ पे
कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से हम एसटीडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज जो है, और एक जो ओपन सिस्टम पर काम करने वाला जो डिवाइस है, उस डिवाइस के ऊपर हम यूज करते हैं, और उससे हम स्टडी करके और वहाँ से हम जो उसका परफॉर्मेंस है, वर्क इनपुट, हीट इनपुट, ये सब हम वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो ये मेरे बहुत ही क्या है, ये यूजफुल इक्वेशन है, और मोस्टली हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिवाइस में इस इक्वेशन का हम काफ़ी वाइडली यूज करते हैं। तो आई थिंक कि यहाँ पर सब लोग को आ गया होगा समझ में, है ना? अगर कोई इसमें डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।